नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ इस शो में मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और करुणा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस बयान का जिक्र किया जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में दिया था। खड़गे ने संदेश खाली और अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि ये चलता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के आराम बाग में अपनी रैली के दौरान उस बयान के लिए खड़गे की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का अप्रोच महिलाओं को लेकर ऐसा ही है जैसा बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया। अधीर रंजन चौधरी का क्या बोले अब कि जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। पर महिलाओं पे अत्याचार नो, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना, महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन के दौरान ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से जो अब मुद्दा बन गया है पश्चिम बंगाल में, एक बड़ा वो सवाल पूछा था न्यूज़ 9 के संपादक कार्तिकेय शर्मा ने उनसे जब वो इंटरव्यू ले रहे थे उनका। वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, आपने सत्ता सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे का जब इंटरव्यू लिया तो आपने ये सवाल पूछा था और उस वक्त भी जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया थी, ऐसा लग रहा था कि ये वो उसे ब्रश असाइड करना चाहते थे, वो उससे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसे अब बीजेपी ने लपक लिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में उसका किया। इसमें दो चीजें हुई। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती ये की कि मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आप क्या समझते हैं कि संदेश खली में क्या हुआ है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने पहले एमएसपी पे जवाब देना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जवाब को रोका, बोला कि आपने अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या बोला। तो मैंने उनसे कहा बड़े स्पष्ट रूप में कि अधीर रंजन चौधरी जो आपके नेता हैं वो कह रहे थे कि वहां जंगल राज है और मैं जानना चाहता हूं जो महिलाओं पे अत्याचार है उस पर आपका क्या कहना है। तब उन्होंने आए बोला कि देखिए वहां सरकारें बदलती हैं और इस तरह से चीजें होती हैं, और वो उसके माइनर डिटेलिंग, उनका कहने का जो सार था, अब मैं सार पे जाना चाहूंगा कि एज अ सेंट्रल लीडर मैं इस तरह की स्टेट रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने तीसरी बार जब बोला कि सर महिलाओं पे एट्रोसिटी हुई है, और मैं आपको वर्बैटिम बता रहा हूँ, यही शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने बोला कि हम तो इसे कंडेम करते हैं और महिलाओं को वोटिंग राइट हमने दिया। अब सवाल इस पे ये होता है जो मेरे जहन में आया बतौर पत्रकार, अगर जब मैंने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, आपकी संदेश खली में जो हिंसा हुई और महिलाओं पर अत्याचार हुआ उस पर क्या कहना है, आप बताइए। ये क्या प्रतिक्रिया ये नहीं हो सकती थी कि मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, वहां पे निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है पकड़ा जाए और महिलाओं को सम्मान के साथ न्याय मिले। पर ये बात उन्होंने बोली नहीं। मुझे जो लगता है बतौर पत्रकार कि ये एक उनको लगा कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो जाए, एक लगा कि उनको इस तरह कहीं शायद ये ममता बनर्जी से अन्यथा ना ले लें क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात है। लेकिन वैचारिक दृष्टि से देखा जाए महिलाओं पर अत्याचार का मामला बलात्कार और यौन शोषण का था। ये कार्तिकेय, क्या इसकी एक वजह यह भी थी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अब पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, लेकिन खड़गे ने जो कहा और संदेश खाली पर जो रिएक्शन दिया, क्या उसकी एक वजह यह भी थी कि अभी
कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होना बाकी है। तमाम मसलों पर पेच फंसा हुआ है। कितनी सीटें, कौन सी सीटें, इस पर बात बन नहीं पाई है। इस वजह से वो हार्ड रिएक्शन जिसकी हम सब उस दिन उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आया। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ममता बनर्जी मर्क्यूरिकल नेता हैं। आपने उनके भाषण भी सुने लोकसभा में। 2004-2009 की लोकसभा में उन्होंने सोमनाथ चटर्जी की टेबल पे, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस पे पेपर फेंक दिया था। तो ममता बनर्जी को गुस्सा तो आता है। तो उनको अंदाजा था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की तो उसका असर गठबंधन या और चीजों पे। और देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी चल रही है वो गांधी परिवार चला रहा है। तो वो उस तरीके से उनके पास फ्रीडम नहीं, ये सत्य है। ये सबको पता है, ये सत्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बनते अगर अशोक गहलोत ने रिवोल्ट नहीं किया होता और उन्हें मना नहीं कर दिया होता कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। बिल्कुल, ये तमाम वजह रही जिसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश खाली को लेकर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने जवाब में यह तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में ये होता रहता है। अब इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पश्चिम बंगाल की रैली में किया है और ये एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया है रिएक्ट। अधीर रंजन चौधरी का क्या बोले अब? कि जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। पर महिलाओं पे अत्याचार, नो, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना, महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। तो संदेश खाली पर खड़गे का बयान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। पीएम ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला। पीएम ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने पहले संदेश खाली की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन महिलाओं और बीजेपी के दबाव में सरकार को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। इधर संदेश खाली के साथ साथ पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने हर सरकारी योजना में घोटाला किया, टीएमसी ने शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, टीएमसी ने अपराध भ्रष्टाचार का नया मॉडल बनाया। ये प्रधानमंत्री की तरफ से निशाना साधा गया ममता सरकार पर। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में
घोटाला किया कि नहीं किया, जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की तरफ विपक्ष के नेताओं ने अब तक देखा ही नहीं। दीदी के लिए संदेश खाली से ज्यादा अहम वोट हैं, क्योंकि सरकार ने अगर गंभीरता दिखाई होती तो इतने संगीन मामले में टीएमसी का नेता 2 महीने तक फरार नहीं रहता। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और टिकट बंटवारे पर बीजेपी से बड़ी खबर आ रही है। कई मंत्रियों के इस बार टिकट कट सकते हैं। नए चेहरों को लोकसभा में मिल सकता है मौका। 3 मार्च को मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी मंत्रियों को मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। कल रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मंथन के बाद मुहर लग चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव में कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं मिल सकता। ऐसे मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी, बिहार के कुछ मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना है। बीजेपी पहली लिस्ट में कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है। 3 मार्च को मोदी कैबिनेट की मीटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार 2.0 की अंतिम कैबिनेट मीटिंग भी माना जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि जिन मंत्रियों का इस बार पत्ता कटेगा, इसका ऐलान कैबिनेट मीटिंग के बाद किया जा सकता है। बीजेपी इस बार 2 या 2 से अधिक बार चुनाव जीत चुके नेताओं पर भी दाव लगाने के मूड में नहीं है। जिन सांसदों की उम्र अधिक हो गई है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची सबको चौंका सकती है। और इधर खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश की 74 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। आरएलडी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 4 सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव में जा रही है। अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी है। जानकारी के मुताबिक इन दलों के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। बीजेपी ने अपना दल को 2 सीट देने का फैसला किया है। वहीं आरएलडी को भी 2 सीटें देने का प्लान है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट दी जाएगी और निषाद पार्टी के लिए भी 1 सीट छोड़ी जाएगी। बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है और उनके लिए उसे सीट छोड़नी पड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से अभी तक इन सीटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक गठबंधन की बातचीत के दौरान सहयोगी दलों को मिलने वाली सीटों की संख्या बता दी गई थी।
और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। मंत्रिमंडल में नए चेहरे सहित सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल करने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द किए जाने की संभावना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद, आरएलडी विधायक को भी मंत्री पद, बीजेपी संगठन के नेताओं को भी जिम्मेदारी, 5 चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। शिशु नेतृत्व तो अपना समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे और मैं जो कह सकता हूँ कि शिशु नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होगा और हम उसी के अनुसार हम लोग काम भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की योजना पार्टी में शामिल हुए सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में एनडीए में शामिल होने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सरकार में अपनी भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के दौरान रोम रोम में राम पुस्तक भी भेंट की। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 के पार का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी ने छोटे राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले असम में भी सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक असम में सहयोगियों को बीजेपी 3 सीट देगी। बीजेपी असम में 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एजीपी को 2, यूपीपीएल को 1 सीट मिल सकती है। 2019 में असम से बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जबकि असम गण परिषद और यूपीपीएल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं झारखंड को लेकर भी एनडीए में प्लान तैयार किया जा चुका है। झारखंड से लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड में बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में एजेएसयू को 1 सीट देने का प्लान बनाया गया है। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में मौजूदा समय में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर कब्जा किया था। अब हरियाणा में बीजेपी की जन नायक जनता पार्टी के साथ राज्य में सरकार है, लेकिन बीजेपी ने यहां अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और झारखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने धनबाद रेल मंडल को 13,700 करोड़ की 7 योजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने कहा कि जेएमएम का एक ही मतलब रह गया है, जमकर खाओ। यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर सहमति लगभग बन गई है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयर को लेकर जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें शिवसेना उद्धव गुट 20, कांग्रेस 18, एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। इधर खबर यह भी है कि उद्धव अपने कोटे से 3 सीट देने को तैयार है। अकोला की जगह छोड़ने के साथ साथ अन्य 1 सीट वंचित को देने की तैयारी है। साथ ही राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के लिए 1 सीट छोड़ने पर भी वो सहमत हो गए हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शामिल है। अगर वंचित के साथ गठबंधन होता है तो मुंबई की 1 सीट उन्हें भी दी जा सकती है। मुंबई की बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, लातूर, नांदेड़, जालना, धुले, नंदुरबार, पुणे, सोलापुर, सांगली और भिवंडी में चुनाव लड़ सकती है।
शरद पवार लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं वो है बारामती, शिरूर, बीड, डिंडोरी, रावेर, नगरमाड़ा, सतारा, वर्धा समेत कई सीटें शामिल हैं। तो बीजेपी की जहां आज पहली लिस्ट आ सकती है, वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है। 6 राज्यों के करीब 100 सीटों पर स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होगी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की कई अहम बैठक हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर तमाम राज्यों से फीडबैक लिया गया है। अगर देखें तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस का आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दलों से तालमेल है। बिहार में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ नहीं हैं। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस का दूसरे दलों से गठबंधन है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का प्रमुख सहयोगी है। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर, शिंदे ने अस्वीकार किया शरद पवार का न्योता। डिप्टी सीएम फडणवीस भी नहीं जाएंगे। अजीत पवार ने भी न्योता अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, शरद पवार ने स्नेह भोज का न्योता भेजा था। और अहम खबर है, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार यानी 4 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 4 मार्च को वो सदन में 2023-24 का बजट करेंगी। आपको बता दें कि पहली बार वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आतिशी ने कहा कि साल 2023-24 में तमाम रुकावट के बाद भी दिल्ली की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति सालाना आय 4,61,000 रुपए है। 2 साल में इसमें 22% की बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में 14,500 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अफसरों को सीबीआई की धमकियां देकर डराया जा रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे कि केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। हिमाचल संकट की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भले ही सीएम सुक्खू को तत्काल राहत मिल गई है, लेकिन हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। सरकार और पार्टी से नाराजगी जता चुके विक्रमादित्य सिंह अब दिल्ली कूच कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में गांधी परिवार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या हिमाचल में गेम एक बार फिर से पलटने वाला है, क्योंकि इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने उन 6 विधायकों से भी मुलाकात की जिसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि इस मुद्दे पर हिमाचल में पर्यवेक्षक रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि देश में कोई भी किसी से मिल सकता है। इसमें गलत क्या है? ये थोड़ा होगा कि हिंदुस्तान के वो नहीं रहे नागरिक, किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले आप मिलो, अब यहाँ से मिल के आप खट्टर साहब के पास जाओगे, मेरे को इतराज है कोई? दरअसल 6 विधायकों की बगावत से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किल उस समय विक्रमादित्य सिंह ने और बढ़ा दी थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इस दौरान विक्रमादित्य ने सीएम सुक्खू पर अपमानित करने तक के आरोप लगाए थे। इधर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का दावा यह है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। कई विधायक अभी भी सरकार से नाराज हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष का दावा है कि सुक्खू सरकार में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार भले ही बच गई है, लेकिन उनको सरकार जाने का खतरा बना हुआ है। विधायकों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। ऐसे में कई विधायक हैं जो सरकार से खुश नहीं हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बचाने के लिए गलत चीजें हो रही हैं। जिस प्रकार से सरकार बचाने के लिए अनएथिकल, जिसको बोल सकते हैं, जो गलत तरीके अपनाए गए,
विधानसभा में हमको सस्पेंड करना, मार्शल के माध्यम से विधानसभा से बाहर फेंकना और विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना, 6 सदस्यों की, जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे कर लिए जिससे पूरे प्रदेश भर में सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भी जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी इनके बीच में ही हो रहा है। और इतना जरूर है, हम सजग हैं राजनीतिक डेवलपमेंट क्या हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पीएम मोदी ने राजनीति और गवर्नेंस का तरीका बदल दिया है। उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से ही पिछले 10 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। और हमारे अर्थव्यवस्था आज के दिन एक बड़ा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है। यहाँ से शुरू हुए हम और यहाँ पहुँचे हैं हम। 5.3% इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लो ग्रोथ टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका दिया है। अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को समन भेजा है। समन को खारिज करने की मांग को लेकर अमानतुल्लाह खान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। यहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई। अमानतुल्लाह खान ने खुद की गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि अगर कोर्ट ने जमानत दी तो अमानतुल्लाह की ओर से जांच में सहयोग न देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद मामले में 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मायावती के भतीजे की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा दी गई है। तो मायावती के भतीजे की सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी मिल रही है। मायावती के भतीजे की सुरक्षा बढ़ाकर अब Y+ कर दी गई है। आकाश आनंद की सुरक्षा को Y+ कर दिया गया है। इधर पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। कांग्रेस की तरफ से किसानों के मुद्दे को उठाया गया। पंजाब विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से किसान का मुद्दा उठाया गया, जिस पर राज्यपाल का कहना था कि आप इस पर सदन में चर्चा करें। दरअसल विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष शुभकरण सिंह की मौत, किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाने का फैसला किया है। युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत मामले में पुलिस ने 0 एफआईआर की है। इस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि शुभकरण सिंह मौत मामले में 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद ये साफ हो गया है कि भगवंत मान हरियाणा के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, मेरा ख्याल है सरकार बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी दिख ही नहीं रही। 7 दिन बाद एफआईआर हुई है और उसका भी कोई मुंह सिर नहीं है। मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पुलिस में भी रहा हूं, मेरे को उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई ये कहीं उस किसान को जस्टिस दिला सकते हैं। कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ, जानबूझकर किया गया विस्फोट, ये कहना है पुलिस का। विस्फोट स्थल पर जाल और बोल्ट पाए गए हैं। कैफे में हुए ब्लास्ट में 9 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे की हैं, जहां विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। विस्फोट के बाद कैफे में आग लग गई। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। ये विस्फोट शहर के राजाजी नगर इलाके में दोपहर करीब 1 बजे हुआ। मिल रही जानकारी के मुताबिक कैफे की रसोई में ये विस्फोट हुआ है, जिससे प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है। घायल होने वालों में कैफे कर्मचारी के साथ ग्राहक भी शामिल हैं। उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैफे में बैठे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं व्हाइटफील्ड फायर स्टेशन के एक अफसर ने कहा कि उन्हें कैफे में सिलेंडर विस्फोट की सूचना मिली है। फिलहाल वो मामले की जांच कर रहे हैं। रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु में अपने डोसा के लिए काफी फेमस है। इसकी शहर में कई ब्रांच हैं। कैफे की स्थापना साल 2022 में हुई थी। यहां सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक काफी भीड़ रहती है। और जेएनयू में आज 2 पक्षों में मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया। एबीवीपी और लेफ्ट ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। लाठी से हमला, साइकिल से वार, जेएनयू जंग का मैदान बन गया। बताया जा रहा है कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच जम के खूनी झड़प हुई। कहीं लात घूंसे चले तो किसी ने लाठी डंडों से वार किया। पूरी रात हिंसा की स्थिति बनी रही। मामला छात्र संघ चुनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। एबीवीपी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष और दानिश ने धोखा दिया। आयशी घोष पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। जब इनको दानिश को क्वेश्चन किया जा रहा है, आयशी घोष को बुलाओ और 4 नाम कैसे इलीगली आप नाम अनाउंस करके भाग गए, तो ये पीछे से जो कम्युनिस्ट है हमला किया जाते हैं। अब हम वहाँ पे जीबी में फॉलो कर रहे तो कोई वीडियो नहीं निकालते हैं। कैंपस में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी 4 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन शुरुआत से ही जिस तरह छात्रों के बीच हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, कैंपस में शांति माहौल में चुनाव मुश्किल नजर आ रहा है। WTO में कृषि व्यापार सुधार को लेकर चल रही बैठक में थाईलैंड के राजदूत को भारत पर आरोप लगाना महंगा पड़ गया। भारत के साथ टकराव के बाद थाईलैंड ने WTO में अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बढ़ता दबदबा एक बार फिर दिखा है। अबू धाबी में चल रही विश्व व्यापार संघ यानी WTO की बैठक में भारत पर अनर्गल आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरने वाली थाईलैंड की राजदूत पिमाचानोक वोंगखोरपोन पिटफील्ड को उनकी सरकार ने वापस बुला लिया है। भारत ने थाई राजदूत के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया था। थाईलैंड की राजदूत पिमाचानोक पिटफील्ड ने इन वार्ताओं में भारत पर आरोप लगाया था कि भारत सब्सिडी देकर चावल खरीदता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है। भारत ने इसका तत्काल विरोध किया था और उसके बाद से भारतीय प्रतिनिधि थाईलैंड की राजदूत की उपस्थिति वाली बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। और इस तनाव, इस बहिष्कार का नतीजा ये हुआ कि गुरुवार की रात को WTO में थाईलैंड की राजदूत पिमाचानोक पिटफील्ड को वापस बुला लिया गया है। कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा पर WTO 2 धड़े में बढ़ गया है। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि कृषि सब्सिडी में नियम बदले जाएं, सब्सिडी तय करने का आधार वर्ष और मूल्यांकन का नया फॉर्मूला लागू हो, विकासशील देशों को अपने किसानों की मदद करने का मौका मिले। फिलहाल WTO में गतिरोध दूर होता नहीं दिख रहा। चीन में नए साल की शुरुआत के बाद हुई पहली बर्फबारी में बीजिंग सेंट्रल एक्सिस और ग्रेट वॉल ऑफ बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद यहां पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आप देखिए हालात। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बीजिंग सेंट्रल एक्सिस और ग्रेट वॉल बर्फ से ढक गए हैं। बीजिंग में लूंग वर्ष की पहली बर्फबारी के बाद शिक्जिया दर्रे की दीवार बर्फ से ढक गई है। जिंजियांग में पश्चिमी और दक्षिणी काशगर और होटन के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। चीनी मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 11 मार्च तक ठंडी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और इससे देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान भी कम होगा। दक्षिण में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जबकि उत्तर के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ठंडी हवाओं की वजह से मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के ज्यादातर इलाकों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखी गई, जबकि तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है।
बीजिंग में दिन और रात के बीच तापमान के बड़े अंतर की वजह से सर्दी से बचाव के लिए मौसम विभाग ने सुझाव दिए हैं। तापमान परिवर्तन के कारण दृश्यता खराब होने से स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर यातायात सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी गई।